हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 9 पेज का पीडीएफ है। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वो लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका नोट्स ले लेना। ठीक है। और 9 पेज का नोट्स है। ये नोट्स आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम आएगा। ये नोट्स के बाहर से एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये नोट्स में पूरा डिटेल है। जो भी मैं पढ़ाऊँगा पूरा उसका पूरा डिटेल है, ये नोट्स में लिखा हुआ है। तो आप ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके ले लेना और प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेना। ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म कैसे फैला इंडिया में। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्र भाव, अपने राष्ट्र के प्रति प्यार। ठीक है। नेशनल फीलिंग, फीलिंग ऑफ लव, हमारे नेशनल के फीलिंग, हमारे इंडिया के फीलिंग, कैसा हमारे लिए लव आया, वो हम लोग को पढ़ना नेशनलिज्म इन इंडिया में। देखो, अब सब कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड वार 1 खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट वाला, वर्ल्ड वार 1 खिलाफत नॉन कॉपरेशन। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। वर्ल्ड वार 1 किसकी किसके बीच में हुआ था, तो आपको पता होगा एक्सिस पावर थी और अलाइड पावर थी, उनके बीच में वर्ल्ड वार 1 होता। हम लोग को पढ़ना है नहीं डिटेल में। उसके बाद वर्ल्ड वार 1 का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया में। इम्पैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड वार का इंडिया में, तो देखो, इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। देखो, जब वॉर होगा तो डिफेंस एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो जाएगा ना, पैसा तो लगेगा ही। ठीक है। वॉज फाइनेंस बाय द इंक्रीजिंग कस्टम ड्यूटी, जिसके कारण कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया गया था। एंड इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स इन इंडिया, और इंडिया में इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था, इसके कारण ब्रिटिश को ज़्यादा पैसा चाहिए था। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, वॉर के कारण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, प्राइस ऑफ गुड्स डबल बिटवीन द 1913 टू 18। और प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी सामान खरीदने जा रहे हैं, खाने पीने का सामान, सबका प्राइस क्या हो गया, डबल हो गया है। ठीक है। उसके बाद अगर ब्रिटिश लड़ाई कर रही है तो ब्रिटिश क्या करती थी, फोर्स रिक्रूटमेंट करवाती थी, जबरदस्ती सेना में भर्ती करवा देती थी आर्मी में। ठीक है। और सर्व करो, अगर जान चली जाए तो कोई मतलब नहीं ब्रिटिश को। और 1918 से 1919 के बीच में, 1920 से 21 के बीच में क्रॉप फेल हो गया था इंडिया में। ठीक है। और एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड का शॉर्टेज आ गया था। और मेनी पीपल डाई ड्यू टू इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से बहुत सारे पीपल मर गए थे। अकॉर्डिंग टू 21 सेंसस, अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, कितने लोग, 13 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू द फेमाइन एंड एपिडेमिक। तो 13 मिलियन पीपल मर गए थे ड्यू टू फेमाइन एंड एपिडेमिक। तो ये सब क्या है, ये सब इम्पैक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में। भले वर्ल्ड वॉर कोई दूसरा कंट्री लड़ रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी दिख रहा था। ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट है वर्ल्ड वार 1 का। तो ये सब मैं स्टोरी जनरेट कर रहा हूँ ताकि नेशनलिज्म कैसे फैला इंडिया में। देखो, अब ये सब भूखमरी आएगी, फॉर शॉर्टेज होगा, कितने 13 मिलियन पीपल मर गए, मतलब 13 मिलियन मतलब 130 लाख पीपल मर गए। ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 130 लाख पीपल मर गए। और तो ये सब के कारण क्या हुआ, तो ये सब के कारण इंडिया में नेशनलिज्म फैलेगा। अब हम लोग को सेकंड टॉपिक पढ़ना है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह 1.1, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह में क्या दिया हुआ है कि गांधी जी, अब इसी टाइम जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था तभी गांधी जी इंडिया में आए थे। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, 1915 में गांधी जी इंडिया में आए। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से आए थे। गांधी जी पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, वहाँ से इंडिया आए 1915 में। ठीक है। और जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने एक सत्याग्रह किया था। ठीक है। सत्याग्रह किया था किसके अगेंस्ट, रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट। ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिटिश के लोग रेसिस्ट चलाते थे, तो वहाँ पे सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। ठीक है। और वो
वो मेथड को क्या बोलेंगे, वो विथ अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, उसको सत्याग्रह बोले सब लोग ने, गांधी जी ने उसको सत्याग्रह बोला। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैज सक्सेसफुली फॉट द रेशियस रिगीम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच इज कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, अब सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह, जो सत्याग्रह, सत्याग्रह के दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट क्या है सत्याग्रह के, सत्याग्रह के टू कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है पावर ऑफ ट्रूथ, सच बोलने की शक्ति होना चाहिए। सत्याग्रह का दो कंपोनेंट है, सत्याग्रह का दो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट द पावर ऑफ ट्रूथ, सच बोलने की शक्ति होनी चाहिए, और द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सही बोलना, उसको सही ढूंढना, सही जो तुम बोल रहे हो, जो सच है उसको ढूंढना, वो भी एक सत्याग्रही के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वालिटी होना चाहिए सत्याग्रही के अंदर। ठीक है, एक तो सच बोलने की शक्ति, जैसे आप सत्याग्रही हो, जैसे आप सत्याग्रही हो तो आपके अंदर सच बोलने की शक्ति होनी चाहिए, और जो भी सच है उसको ढूंढने की शक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ सच है लेकिन वो छुपी हुई है, तो उसको आप ढूंढ के निकालो वो सच क्या है। ठीक है, तो असत्याग्रही वुड विन द बैटल विथ थ्रू द नॉन वायलेंस, और सत्याग्रही एक बैटल को, एक वॉर को जीत सकता है थ्रू द नॉन वायलेंस, ऐसा गांधी जी का सोचना था। ठीक है, और ये सब गांधी जी ने करके भी दिखाया, क्योंकि इंडिया ने, गांधी जी ने 1947 में ब्रिटिश को इंडिया से निकाल फेंका, कारण सत्याग्रह था, नॉन वायलेंस मूवमेंट था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी जब इंडिया में आए ना, तो गांधी जी जब इंडिया में आएंगे, तो सबसे पहले गांधी जी 1915 में इंडिया में आए। अब गांधी जी इंडिया में आके तीन सत्याग्रह करेंगे। कितना, तीन सत्याग्रह, और तीन का क्या नाम कैसे याद रखोगे, केक, कैसे नाम याद रखोगे आप, केक, CAKE, केक, ऐसे करके याद रखोगे। अभी याद कैसे रहेगा, C फॉर चंपारण सत्याग्रह, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और K फॉर खेड़ा सत्याग्रह, और E फॉर कुछ नहीं है। ठीक है, E ऐसे ही हम लोग ने नाम, ये निनोनिक्स है, निनोनिक्स है, इसको याद करने का तरीका, केक। C फॉर चंपारण सत्याग्रह, तो देखो 1917 में फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण बिहार में गांधी जी ने किया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से याद रखना, और चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में गांधी जी ने किया। तो गांधी जी ने इसमें क्या किया, गांधी जी इंस्पायर किए पीजेंट्स को, जो कि इंडिगो फार्मर थे, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो भी ब्रिटिश फार्मर का बोलता था इंडिगो उगाने के लिए, तो उसके लिए गांधी जी ने इसको इंस्पायर किया, और उस मूवमेंट को, चंपारण सत्याग्रह को जीत गए गांधी जी। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, और उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और सेकंड सत्याग्रह क्या है, सेकंड क्या है, अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अहमदाबाद, अच्छा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, उसके बाद फिर खेड़ा है, उसके बाद खेड़ा है। ठीक है, तो 1917 में खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, खेड़ा एक गुजरात में जगह है। ठीक है, खेड़ा एक गुजरात में जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था, पीजेंट अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलर एंड प्लेग इपिडेमिक। तो पीजेंट वहाँ पे क्रॉप फेल हो गया था, खेती बाड़ी नहीं होती, फेमाइन आ गया था, इसके कारण प्लेग का भी इपिडेमिक फैल गया था। तो ड्यू टू दिस दे वेर अनेबल टू दे पे रेवेन्यू, तो जिसके कारण जो खेड़ा के लोग हैं ना, फार्मर, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। तो गांधी जी क्या करेंगे, गांधी जी सपोर्ट करेंगे पीजेंट को एंड डिमांड फॉर द रिलैक्सेशन, और गांधी जी सपोर्ट किए पीजेंट को, और उसका रिलैक्सेशन डिमांड की, किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, थर्ड सत्याग्रह क्या है, 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो भी गुजरात में था। मिल स्ट्राइक मतलब मिल ऑनर के लोग जो है, जो मिल में काम करने वाले लोग हैं, उन लोग ने सत्याग्रह स्टार्ट किया, और गांधी जी ने इसका हेल्प किया, और टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द कॉटन मिल वर्कर। तो कॉटन मिल वर्कर के अगेंस्ट के साथ मिलकर गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तीनों को, केक से, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, ऐसे करके तीनों याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब इतना सब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया ये सब, तो
इसको सबको रोकने के लिए ये 3 सत्याग्रह हो गया था ना, तो इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या लाया, रॉलेट एक्ट लाया 1919 में, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा एक्ट लाया, द रॉलेट एक्ट 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट लाया जिसको ब्लैक एक्ट बोलते हैं। इसको पास कौन किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास किया था, जो ब्रिटिश का काउंसिल था। ठीक है, और इसने गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर। अब देखो ये रॉलेट एक्ट जो है ना, ब्रिटिश को इतना पावर दे दिया कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो उसको सप्रेस कर देना है, कोई भी डिटेन को पॉलिटिकल पार्ट प्रिजनर को डिटेन कर देना है, और 2 साल तक उसको डिटेन कर देंगे विथआउट ट्रायल। ठीक है, अगर उसको पकड़ लिया तो जेल में रख दिए, और ट्रायल भी नहीं करेंगे। जैसे आज के केस में हम लोग कोई भी पुलिस वाला किसी को भी डिटेन करेगा तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, लेकिन उस टाइम ये पावर ले लिया गया। ठीक है, तो 2 साल के लिए विथआउट ट्रायल, देखो विथआउट ट्रायल 2 साल के लिए डिटेन करने कर दिया गया। तो ये इसलिए ये रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला गया, जो कि 1919 में पास आउट हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर ये रॉलेट एक्ट इतना खराब था कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेगा उसको ख़त्म कर देंगे इन लोग, है ना। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और डिटेंशन, अलाउ द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर को इन लोग ने डिटेंशन कर देंगे, और वो भी 2 साल के लिए। तो ये इतना खराब एक्ट था, इसलिए 6 अप्रैल को गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया विद हड़ताल, स्ट्राइक, रैलीज, शॉप को क्लोज किया। किसके कारण, ये रॉलेट एक्ट को वापस लो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके कारण। ठीक है, तो क्या हुआ, इन अमृतसर में मार्शल लॉ लग गया, वॉज इम्पोज। अमृतसर में भी बहुत सारे स्ट्राइक हुआ, रैली हुआ, शॉप क्लोज हो गया। तो अमृतसर में जब इतना सब होने लगा तो वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, अब मार्शल लॉ क्या होता है, मिलिट्री रूल। मार्शल लॉ मतलब होता है मिलिट्री रूल। ठीक है, मिलिट्री का रूल लगा दिया, मिलिट्री रूल लगा दिया यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, अमृतसर में जब भी मिलिट्री रूल लगाया ना, तो अमृतसर में मिलिट्री रूल लगाया तो वहाँ पे जनरल डायर उसका कमांड लेता है अमृतसर का। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, जनरल डायर, ये अमृतसर का कमांड लेता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं 13 अप्रैल 1919 में। और उन लोग बहुत इनोसेंट लोग रहते हैं, उन लोग आते हैं क्या, वैसाख जो फेस्टिवल होता है ना वो सेलिब्रेट करने आते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो जनरल डायर होता है ना, इस जनरल डायर ने फायरिंग करवा देता है जलियांवाला बाग में। तो उन लोग सब जलियांवाला बाग में अपना वैसाख फेस्टिवल मनाने आते हैं, लेकिन जनरल डायर सबके ऊपर फायरिंग करवा देता है। और मतलब जैसे जलियांवाला बाग के अंदर बहुत इनोसेंट लोग भी थे, और लेकिन बहुत ऐसे लोग भी थे जो प्रोटेस्ट करते रॉलेट एक्ट को। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे और इनोसेंट भी लोग थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो जनरल डायर होता है वो गोली चलवा देगा जलियांवाला बाग को, और वो इंसिडेंट बहुत इनफेमस इंसिडेंट हो जाता है। तो इसलिए जलियांवाला बाग कब होता है, 13 अप्रैल 1919, और ये डेट आपको एकदम रट्टा मारना है, ये डेट आपको एकदम याद रखना है, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 आपको ये डेट याद रखना है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मर जाते हैं। कितने लोग मरते हैं ये सब हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो गांधी जी नीड टू फेल्ट अ मोर। अब गांधी जी को लगता है जलियांवाला बाग हो गया, अब गांधी जी को लगता है कि हम लोग को और बड़ा मूवमेंट चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी को लगेगा और बड़ा मूवमेंट कैसे करेंगे, एक तो हिंदू तो है हमारे पास, लेकिन मुसलमान का भी हम लोग को सपोर्ट चाहिए। तो हिंदू चाहते थे स्वराज, इंडिपेंडेंस चाहते थे, और वो ब्रिटिश के फाइट कर रहे थे। तो लेकिन मुस्लिम का पार्टिसिपेशन कैसे होगा, तो उस टाइम आफ्टर जलियांवाला बाग जो खिलाफत इशू था, तो खिलाफत इशू क्या था, देखो वर्ल्ड वॉर 1 था ना, वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश जीत गया था और टर्की हार गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ना हार्श ट्रीटी अप्लाई कर रहा था किसके ऊपर, खलीफेट के ऊपर। अब खलीफा क्या है, खलीफेट क्या है, जो टर्की में जो खलीफा रहता था ना, खलीफा मतलब मुसलमान का सबसे बड़ा आदमी, मुसलमान का हेड, जो मुसलमान का हेड होता था ना उसको खलीफेट बोलते थे, और हिंदी में खलीफा बोलते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या कर रहा था, इसके ऊपर हार्श ट्रीटी, इसके पोजीशन को ना ख़त्म कर दिया था, इससे पोजीशन को ही ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश। तो इससे मुसलमान लोग नाराज़ थे ब्रिटिश से। तो इसीलिए गांधी जी ने सोचा कि
अब मुसलमान का भी हम लोग खैलिफेट इशू को रेज करते और मुसलमान को हमारे साथ कर लेते हैं, और हिंदू और मुसलमान जब साथ साथ हो जाएंगे तो हम बहुत बड़ा ब्रॉड मूवमेंट इंडिया में हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो इसके ही कारण मुसलमान को इकट्ठा करने के कारण गांधी जी ने एक खिलाफत कमेटी बनाया। क्या बनाया? खिलाफत कमेटी। कहाँ पे? बॉम्बे में। कब? 1919 में, ठीक है। तो खिलाफत कमेटी बनाया गया बॉम्बे में 1919 में, और खिलाफत कमेटी में 2 मेंबर का इंपॉर्टेंट नाम क्या है? हेडेड बाय द खिलाफत कमेटी हेडेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। उसका क्या नाम है? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो हेड कर रहे थे खिलाफत कमेटी को। मतलब मोहम्मद अली और शौकत अली मुसलमान को पूरा सपोर्ट करेंगे और उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे मूवमेंट के, और गांधी जी मिलके पूरा हिंदू मुसलमान ये सब पूरा मूवमेंट गांधी जी देखेंगे, ठीक है। तो अब इससे देखो, इन सितंबर 1920 का जो सेशन हुआ कलकत्ता में, तो गांधी जी कन्विंस अदर लीडर टू स्टार्ट अ न्यू मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज द स्वराज। तो गांधी जी ने बोल दिया ठीक है, हम लोग नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, हम लोग को स्वराज चाहिए, इसलिए इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल के, इसीलिए गांधी जी ने क्या लॉन्च किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसलिए गांधी जी ने क्या लॉन्च किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन, लेकिन गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन में ऐसे ही लॉन्च थोड़ी किया डायरेक्ट। तो गांधी जी एक बुक लिखे थे, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कौन लिखा था? गांधी जी, ठीक है। 1919 में एक बुक लिखे थे, ये हिंद स्वराज कौन लिखा था? बाय गांधी जी, ठीक है। गांधी जी ने बुक लिखा था हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था, गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक में लिखा था कि ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया विथ कॉपरेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश रूल इंडिया में क्यों एस्टेब्लिश है? क्योंकि इंडिया कॉपरेट कर रहे ब्रिटिश को, इसीलिए। एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और जब तक ये कॉपरेशन होगा तब तक ब्रिटिश रूल सर्वाइव करेंगे। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर इंडिया रिफ्यूज कर देंगे टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो 1 साल के अंदर हम लोग को स्वराज मिल जाएगा। 1 साल के वुड कॉलेज विद इन ईयर एंड स्वराज वुड कम। 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और हम लोग को स्वराज मिल जाएगा। ऐसा गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में लिखा था। और कब लिखा था? 1909 में, 1909 में, ठीक है। अब हाउ नॉन कॉपरेशन बिगेन, कैसे नॉन कॉपरेशन स्टार्ट हुआ? तो देखो, कौन नॉन कॉपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सरेंडर, टाइटल को सरेंडर करने लगे। सरेंडर ऑफ टाइटल डेट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जैसे गवर्नमेंट है ना, लीडर्स को बड़ा बड़ा टाइटल देता था। जैसे कि आपको मैं बताऊं, तो गांधी जी को कैसर हिंद टाइटल मिला था। फिर उसके बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल मिला था। तो ये सब टाइटल जो है ना, ये सबको रिनाउंस कर दिए इन लोग ने, ठीक है। सरेंडर कर दिए, मतलब टाइटल को रिनाउंस कर दिए, उसको टाइटल को हटा दिया अपने नाम से, ठीक है। ये सब किए नॉन कॉपरेशन में। देखो ये फिर बॉयकॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे सिविल सर्विस के अंदर लोग जो काम करते थे उन लोग रिजाइन कर दिए, आर्मी के अंदर काम करते थे उन लोग रिजाइन कर दिए, पुलिस वाले रिजाइन कर दिए, कोर्ट वाले रिजाइन कर दिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले रिजाइन कर दिए, स्कूल फॉरेन गुड्स, स्कूल में बच्चे जाना बंद कर दिए, फॉरेन गुड्स नहीं यूज़ करने लगे। तो ये सब का बॉयकॉट हुआ ब्रिटिश रूल में, ठीक है। उसके बाद फिर नवंबर 1920 में क्या हुआ? नवंबर 1920 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 19 नवंबर 1920 में इंडियन कांग्रेस, जो कांग्रेस था इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्योंकि काउंसिल इलेक्शन होने वाला था 1920 में, क्योंकि काउंसिल इलेक्शन होने वाला था नवंबर 1920 में। तो इन लोग कांग्रेस का मत क्या था कि अगर हम पावर में चले जाएंगे, पावर में आ जाएंगे, तो हम ब्रिटिश पॉलिसी को डिफीट कर देंगे काउंसिल के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और सेकंड मत क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वुड क्रिएट पॉपुलर वायलेंस। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा तो वायलेंस हो जाएगा, ऐसा किसका कहना था? नॉन कांग्रेस का कहना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था, ठीक है। तो इसलिए कांग्रेस इनिशियली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन फिर दिसंबर 1920 में नागपुर का सेशन होता है। दिसंबर 1920 में कौन सा सेशन होता है? नागपुर में सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कांग्रेस एडप्ट कर लेती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अब एडप्ट कर लेगी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अभी देखो कांग्रेस रिजेक्ट कर रहा था,
लेकिन अब एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि गांधी जी ने बहुत इनको समझाया था इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, अब सेकंड दूसरा टॉपिक है डिफरिंग द स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसे फैला पूरे इंडिया में, कैसे आगे बढ़ा, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कैसे, तो पहला हम लोग को पढ़ेंगे मूवमेंट इन द कंट्री साइड। क्या मूवमेंट इन द टाउन, मूवमेंट इन टाउन। ठीक है, टाउन में मूवमेंट कैसे फैला, वो मूवमेंट इन द टाउन। ठीक है, तो टाउन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन होगा इन द सिटी। तो मिडिल क्लास के लोग पार्टिसिपेशन करेंगे इन द सिटी। तो सिंपल सी बात है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन हुआ था 19 जनवरी 1921 में। और यहाँ पे 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट कर दिए थे, स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेज छोड़ दिए थे। टीचर हेडमास्टर रिजाइन कर दिए थे। फिर लॉयर प्रैक्टिस नहीं, लॉयर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, लॉयर एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं करे, कोर्ट जाना छोड़ दे रहे। काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया एक्सेप्ट मद्रास। पूरे इंडिया में काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया था, लेकिन मद्रास में बॉयकॉट नहीं किया गया था। मद्रास में एक पार्टी था जस्टिस पार्टी, जो नॉन ब्राह्मण पार्टी था, जहाँ इसमें सब लोग नॉन ब्राह्मण थे, उन लोग पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन में। ठीक है, फिर फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, फॉरेन गुड्स नहीं पहनेंगे, इंडिया का खादी पहनेंगे। ठीक है, फिर लिक्वर शॉप को पिकेट कर दिया गया, जितना भी लिक्वर शॉप था उसमें सबको जाना बंद कर दिया गया। ठीक है, लिक्वर पिकेट कर दिया गया। उसके बाद फॉरेन गुड्स को बंद कर दिया, जितना ही फॉरेन गुड्स था सबको बंद कर दिया गया था। ठीक है, देखो पिकेटेड मतलब होता है कि वो शॉप के अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, तो लिक्वर शॉप के अंदर नहीं जाने देते थे लोगों को। ठीक है, ये सब क्या था, ये सब मूवमेंट हो रहा था टाउन में। तो इसमें से कम आपको 2-4 पॉइंट याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, कम से कम ये याद रखो, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किए थे, फिर लिक्वर शॉप को पिकेट कर दिए थे, फॉरेन क्लोथ को जला दिए थे, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लॉयर गेव अप कर देते थे लीगल प्रैक्टिसेस। इतना याद रखो। उसके बाद फिर रिजल्ट क्या हुआ टाउन में, तो रिजल्ट क्या होता, इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ हाल्फ बिटवीन द 1920 1921 से 22 के बीच में जो फॉरेन क्लोथ का इम्पोर्ट था वो आधा हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ बिकम हाल्फ, हाफ मतलब आधा, आधा हो जाएगा 1921 से 22 के बीच में। फिर मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स। और जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर थे, उन लोग फॉरेन गुड्स को ट्रेड ही नहीं करते थे। ठीक है, अब प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम इंक्रीज। अब इंडिया में जो भी प्रोडक्शन था टेक्सटाइल मिल का और हैंडलूम का, वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब वाई नॉन कॉपरेशन, एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन टाउन, टाउन में क्यों स्लो डाउन हो गया। अभी तो हम लोग देखे इतना, हम लोग देखे देखो टाउन में कितना मूवमेंट चल रहा है, उसका रिजल्ट भी देखे, लेकिन क्यों स्लो डाउन हो गया, वाई स्लो डाउन, वाई स्लो डाउन इन टाउन। तो कारण क्या है, जो खादी क्लोथ था ना वो बहुत महंगा था। तो खादी क्लोथ बहुत महंगा क्लोथ था, महंगा के कारण क्या हुआ, लोग एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे खादी क्लोथ, इसलिए उन लोग फॉरेन क्लोथ को पहन रहे हैं। दूसरा, इंडियन लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, लोग स्कूल में, बच्चे स्कूल तो छोड़ रहे, कॉलेज तो छोड़ रहे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो होना चाहिए, इंडिया का कॉलेज तो होना चाहिए, लेकिन वो इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज था ही नहीं। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वापस जो ब्रिटिश का कॉलेज है, ब्रिटिश का स्कूल है, वो ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, फिर लॉयर ज्वाइन बैक इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स, वापस लॉयर, जो लॉयर छोड़ दिए थे, लॉयर छोड़ दिए थे कोर्ट, वो वापस गवर्नमेंट कोर्ट को ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। मतलब रिबेलियन कैसे हुआ कंट्री साइड में, मतलब रूरल एरिया में रिबेलियन कैसे हुआ। ठीक है, पहले हम लोग ने पढ़ा टाउन में रिबेलियन कैसे हुआ, मतलब टाउन में मूवमेंट कैसे चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रूरल एरिया में मूवमेंट कैसे चला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो हम लोग को इसमें दो पढ़ना है, एक तो पीजेंट पढ़ना है और दूसरा हम लोग ट्राइबल पढ़ेंगे। ठीक है, एक पीजेंट पढ़ेंगे और दूसरा ट्राइबल। तो पहला हम लोग पीजेंट पढ़ते हैं, अवध में, ये अवध में चल रहा था। तो पीजेंट जो लोग थे ना, पीजेंट लोग क्या करते थे, इन लोग जमीन में काम करते थे। किसके जमीन में काम करते थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के जमीन में काम करते थे, और लैंडलॉर्ड्स तालुकदार लोग इनसे हाई रेंट वसूलते थे और फोर्स करवाते थे, फोर्स बेगर करवाते थे, जबरदस्ती खेत में काम करवाते थे। ठीक है, तो पीजेंट्स का डिमांड क्या था कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को कम करो तुम लोग, और एबोलिशन ऑफ बेगर, बेगर मत करवाओ, जबरदस्ती खेत में काम मत करवाओ, और सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेशन लैंडलॉर्ड, और जो भी लैंडलॉर्ड ऑपरेशन बॉयकॉट कर रहा है और उसका बॉयकॉट करो। जो भी लैंडलॉर्ड
अगर जबरदस्ती ऑपरेस कर रहा है पीजेंट्स लोग तो उसका सोशल बॉयकॉट करना है। तो ये तीनों डिमांड था पीजेंट का। क्या डिमांड था? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर और सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेशन लैंडलॉर्ड्स। ठीक है। तो ये पीजेंट का हेल्प करने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र आए इनका हेल्प करने के लिए, पीजेंट का हेल्प करने के लिए। ठीक है। तो बाबा रामचंद्र ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब नहीं धोबी का बंद। नाई धोबी बंद मतलब स्टॉप प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस। देखो नाम से पता चल रहा है, नहीं नहीं धोबी बंद। तो जो नाई है, जो दाढ़ी काटने वाला, ये सब वो सर्विस नहीं करेगा, और धोबी जो कपड़ा धोने वाला है वो भी सर्विस नहीं करेगा, और नाई धोबी दोनों बंद हो जाए, बंद कर दो। ठीक है। तो स्टॉप प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज, किसको? ये लैंडलॉर्ड्स को, ताल्लुकदार को बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दो तुम लोग। ठीक है। तो ये सब मूवमेंट चला है कौन? बाबा रामचंद्र। अब एक फिगर और आते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और ये बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू मिलके एक अवध किसान सभा बनाते हैं 1920 में। अवध किसान सभा, क्योंकि ये मूवमेंट पूरा अवध में चल रहा था ना, हम लोग को अवध से पढ़ना है, इसीलिए अवध किसान सभा बनाते हैं। और वो अवध अवध किसान सभा 1920 बनाता है, और वो बहुत फेमस होता है। उसका 300 ब्रांच बाद में बन जाता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन फिर धीरे धीरे पीजेंट मूवमेंट तो चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पीजेंट मूवमेंट ग्रेजुअली टर्न वायलेंट। वायलेंट हो गया पीजेंट मूवमेंट। क्यों वायलेंट हुआ? तो देखो, हाउस ऑफ तालुकदार एंड द मर्चेंट वेयर अटैक्ड। जो पीजेंट लोग थे ना, जो हाउस ऑफ तालुकदार के ऊपर अटैक किए, जला दिए। बाजार वे लूट, बाजार को लूट कर रही है पूरा। लोकल ट्रेडर टोल्ड पीजेंट। अब लोकल ट्रेडर, सोचो पीजेंट को क्या बोलते थे, दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर दैट द लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो लोकल लीडर बोलते थे कि हमें गांधी जी ने बोला है कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करो पुअर को। ठीक है। तो मतलब गांधी जी का इन लोग नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सब बोल के तो पूरा पीजेंट मूवमेंट पूरा वायलेंट हो गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइबल मूवमेंट। अभी हम लोग ने देखा ना ये, और दूसरा क्या था? ट्राइबल। देखो दूसरा ट्राइबल था, एक तो पीजेंट देख लिया हम लोग ने गांव में, और दूसरा ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो यहाँ पे गुदेम हिल है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज द फॉरेस्ट एरिया। तो ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट में रहेंगे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट तो फॉरेस्ट को क्लोज कर दिया था। तो देयर, अब ट्राइबल्स का लाइवलीहुड क्या अफेक्ट करेगा? तो देयर लाइवलीहुड अफेक्ट हुआ। तो दे फेल्ट इट वॉज अ राइट टू एंटर द फॉरेस्ट। ठीक है। तो अब ट्राइबल पॉपुलेशन क्या बोलेंगे, ये तो हमारा राइट है, हम फॉरेस्ट में घुसेंगे, हम फॉरेस्ट में अपना काम करेंगे, है ना, हम फॉरेस्ट अपना फूड लेंगे, वुड लेंगे, सब लेंगे। ऑल्सो दे वे फोर्स टू डू बैगर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लोग को जबरदस्ती बैगर भी करवाती थी। ठीक है। तो इसीलिए ट्राइबल मूवमेंट में एक लीडर का नाम इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है अल्लूरी सीतारामा राजू। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, अल्लूरी सीतारामा राजू। ठीक है। ये गांधी जी से पूरे इंस्पायर हो गए थे। और बट जो इंडिया वुड बी रिबल ओनली बाय फोर्स, ये गांधी जी से इंस्पायर थे, बट इनका थॉट क्या था? ये सोचते क्या थे? अल्लूरी सीतारामा राजू सोचते क्या थे कि इंडिया वुड बी लिबरल ओनली बाय फोर्स नॉट बाय नॉन वायलेंस। ठीक है। तो 1920 में ये अल्लूरी सीतारामा राजू ने गुरिल्ला मूवमेंट किया था 1920 में, और अटैक किया था पुलिस स्टेशन पे। उसका फिर पुलिस वाले लोग ने अल्लूरी सीतारामा राजू को पकड़ के मार डाले। ठीक है, ख़त्म, इसका कहानी इतना ही है। फिर 1924 में अल्लूरी सीतारामा राजू को मार डाले। ठीक है। अब एक और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम स्वराज इन द प्लांटेशन। इसमें क्या था? प्लांटेशन मतलब जो लोग प्लांट उगाते थे, टी में काम करते थे, टी गार्डन में काम करते थे, तो उनके वे। तो ब्रिटिश ने एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया था 1859 में। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया था 1859 में। प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। तो ये एक्ट के अंदर लिखा था जो भी टी गार्डन में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वर्कर्स जो है, वो टी गार्डन को छोड़ के नहीं जा सकते विदाउट परमिशन। बट जब गांधी जी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे, तो बहुत सारे टी वर्कर जो थे वो ये
वो एक्ट को वायलेट करके छोड़ के चले गए थे, इसलिए ब्रिटिश ने उनको बहुत मारा, बाद में इनको सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर 1922 में क्या हुआ, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना जोरों चोरों से चल रहा था, तो चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया। ठीक है, चौरा चौरी कहाँ पे, गोरखपुर में। तो चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 में हुआ था ये। पीपल फायर द पुलिस स्टेशन, और गांधी जी फिर पीपल फायर कर दिए पुलिस स्टेशन को, पुलिस स्टेशन को जला दिए। तो बहुत 22 पुलिस वाले मर गए थे, 22 पुलिस वाले मर गए थे। ठीक है, और गांधी जी ने फिर विड्रॉ कर दिया एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म। ठीक है, अब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। अब हम सीधा उसके बाद फिर देखो गांधी जी को जेल वेल में डाल देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद फिर हम लोग सीधा अब आएंगे सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग सीधा सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट पढ़ेंगे 1930 में। तो अब आएंगे टूवर्ड द सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट, नया टॉपिक जो कि 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखो तुम्हारे हिस्ट्री बुक में तोड़ तोड़ के हिस्ट्री दिया हुआ है, तो अब मेरे को ऐसे ही बताना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपको पूरा हिस्ट्री बताता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे पूरा हिस्ट्री बताता, लेकिन तुम्हारे बुक में तोड़ तोड़ के हिस्ट्री बताया हुआ है, तो मेरे को वैसे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है ना, जितना बुक में दिया बस उतने पढ़ना है। अब देखो सिविल डिसोबेडिएंस के होने से पहले क्या हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, जिसमें प्रोविंशियल इलेक्शन होना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, जिसके कारण प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन होना था। प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन मतलब जैसे आज राजस्थान में इलेक्शन होता है, मध्य प्रदेश में इलेक्शन होता है, बिहार में इलेक्शन होता है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, वैसे उस टाइम प्रोविंसेस थे, तो ये सबको प्रोविंसेस बोलते थे, वहाँ पे इलेक्शन होना था। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस चाहते था कि हम लोग प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, इसीलिए दो लीडर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आर दास और जवाहर मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है। तो सी आर दास, चित्तरंजन दास, सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन लोग ने स्वराज पार्टी फॉर्म किया था विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी फॉर्म किया था। क्यों, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करना चाहते, प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, इसीलिए। ठीक है, अब टू फैक्टर डेट सेव द इंडियन पॉलिटिक्स, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929। तो देखो उस टाइम इंडियन पॉलिटिक्स में क्या हो रहा था, दो चीज़ आया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में, जहाँ पे एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर गुड्स, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन, सोचो ना इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा तो एग्रीकल्चर का गुड्स तो कम ही हो जाएगा ना, और एक्सपोर्ट डिक्लाइन ही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो टॉरी गवर्नमेंट था ना ब्रिटेन में, उसने साइमन कमीशन बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। तो साइमन कमीशन को हेड कौन करता था, सर जॉन साइमन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट सम चेंजेस। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ देखना और उसमें कुछ चेंजेस बताना। और दूसरा, लेकिन साइमन कमीशन में प्रॉब्लम क्या था कि इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, और 7 के 7 मेंबर कौन थे, ब्रिटिशर थे, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। अब सोचो साइमन कमीशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करने आ रहा है, रिव्यू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड सजेस्ट सम चेंजेस। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को रिव्यू करने आ रहा है, और उसमें सातों के सातों ब्रिटिश मेंबर है और इंडिया का कोई मेंबर नहीं है। तो ये कैसे पहुंच गया, मतलब इन लोग क्या क्या कर रहे हैं, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसमें कोई इंडिया का मेंबर ही नहीं है, मतलब ये हालत था उस टाइम। ठीक है, इसीलिए इसीलिए साइमन कमीशन जब इंडिया में आया ना 1928 में, साइमन कमीशन जब अराइव हुआ इंडिया में 1928 में, तो साइमन गो बैक करके नारा लगा। ठीक है, और साइमन गो बैक करके नारा लगा, और अब तुम्हारे बुक में तो दिया नहीं, इसके कारण लाला लाजपत राय को लाठी से मार के, और अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को मार डाला था यही स्लोगन के टाइम। ठीक है, तो ये तुम्हारे बुक में दिया नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था ये। अब लॉर्ड इरविन, अब लॉर्ड इरविन ने उस टाइम, फिर लॉर्ड इरविन क्या बोला जब इतना सब मूवमेंट होने लगा, तो लॉर्ड इरविन जो है वो ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि इंडिया को आप रूल करो, लेकिन ब्रिटिश जो मेन पावर होगा वो ब्रिटिश के पास होगा,
लेकिन हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब हम आपको रूल करने का पावर दे देंगे। बेसिक जो लो लेवल का गवर्नमेंट है उसमें आप बैठोगे, आप उस पर रूल करोगे, लेकिन जो जैसे कम्युनिकेशन है, एक्सटर्नल अफेयर है, डिफेंस है, ये सब ब्रिटिश के पास ही रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, ये इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी कौन? लॉर्ड इरविन, उस टाइम का वायसराय। ठीक है, और वायसराय ने क्या बोला? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या? टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनाया जाएगा। तो दिसंबर 1929 में क्या हुआ? लाहौर सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिसाइड किए थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज फॉर्म किया और रिजोल्यूशन पास कर दिया, और सेलिब्रेट किए थे इन लोगों ने 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंट डे। ठीक है, ये लाइन से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन कौन प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड किए थे, और पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किए थे, और इन्होंने 26 जनवरी 1930 को एज ए इंडिपेंडेंट डे डिक्लेयर किया था। इसीलिए आज हमारे कंट्री में 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, कारण यही है, इसी कारण की वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है साल्ट सत्याग्रह, साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, CDM। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को हम लोग CDM बोलेंगे। ठीक है, अब साल्ट मार्च, तो देखो 31 जनवरी 1930 में, 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने अपना 11 डिमांड सेंड किया, किसको? इरविन को। ठीक है, इरविन को अपना 11 डिमांड सेंड किया इरविन को। अब जैसे इरविन ने अपना क्या करा था? इरविन ने अपना ये बोला था ना, ऑफर टू द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सबको रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, कांग्रेस को क्या चाहिए था? इंडिपेंडेंस चाहिए था, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। लॉर्ड इरविन का जो ऑफर है ना, इसको रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने। इसीलिए फिर गांधी जी ने अपना 11 डिमांड रखा। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने अपना 11 डिमांड रखा, और वो डिमांड क्या था? जनरल इंटरेस्ट डिमांड था, और स्पेसिफिक डिमांड था डिफरेंट क्लास का, फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू पीजेंट। ठीक है, और कुछ एबोलिश करना था साल्ट लॉ, साल्ट टैक्स को एबोलिश करना था, ये सब डिमांड था। लेकिन ये सब डिमांड क्या, अब ब्रिटिश ने लॉर्ड इरविन का डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, तो ये सब डिमांड क्या लॉर्ड इरविन मानेगा? तो लॉर्ड इरविन रिजेक्टेड डिमांड, ये सब डिमांड लॉर्ड इरविन रिजेक्ट कर दिया। तो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया? गांधी जी ने स्टार्टेड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी ने उसमें सॉल्ट चूज़ किया था। सॉल्ट क्यों चूज़ किया गांधी जी ने? क्योंकि सॉल्ट को कंज्यूम करते थे रिच एंड पुअर लोग। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज हाई टैक्स ऑन सॉल्ट, ब्रिटिश बहुत सारा टैक्स लेता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ मोनोपोली ओवर इट प्रोडक्शन, और सॉल्ट को सिर्फ ब्रिटिश पॉलिसी प्रोडक्ट कर सकता था, सॉल्ट को और कोई इंडिया में प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, सिर्फ ब्रिटिश प्रोड्यूस कर सकता था। इसीलिए ओनली ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस सॉल्ट, इसलिए गांधी जी ने सॉल्ट को चुना कि सॉल्ट को हम चुनेंगे और सॉल्ट के कारण हम सत्याग्रह करेंगे। तो 12 मार्च 1930, ये डेट को रट लेना, एकदम रट लेना है, 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, अब इसको आप पूरा काउंट करोगे ना तो 24 दिन आएगा। इसको 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 काउंट करोगे ना तो कितना? 24 दिन आएगा। तो गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी तक जाते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? साबरमती आश्रम से निकलते हैं, और कहाँ तक जाएंगे? दांडी तक जाएंगे, जो कि गुजरात में। तो साबरमती आश्रम भी गुजरात में, दांडी भी गुजरात में। साबरमती आश्रम से दांडी जाएंगे, और दांडी में इन्होंने क्या करेंगे? सॉल्ट बनाएंगे, और सॉल्ट बना के वायलेट कर देंगे लॉ। ठीक है, तो 240 माइल गांधी जी चलेंगे, और 10 माइल हर दिन 10 माइल चलते थे, तो टोटल 24 दिन लगा गांधी को। और गांधी जी कितने लोग के साथ चले थे? 78 पीपल्स के साथ चले थे। ठीक है, 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को दांडी पहुंच जाएंगे, और 6 अप्रैल को गांधी जी वायलेट कर देंगे द लॉ। कैसे? बाय मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट, सॉल्ट बना के लॉ को वायलेट कर देंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में फ़र्क क्या था? तो देखो, नॉन कॉपरेशन मतलब कि सिर्फ नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था?
कॉपरेट नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, प्लस ऑल्सो ब्रेक द कॉलोनियल लॉ एट द सेम टाइम। कॉलोनियल जो लॉ है ना उसको भी तोड़ना है, ब्रेक करना है कॉलोनियल लॉ को एट द सेम टाइम। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एक स्टेप आगे था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, समझे। अब हम लोग को पढ़ना है हाउ मूवमेंट स्प्रेड, कैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, ठीक है। सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुआ, तो देखो फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड। ये तो हर किस में जो भी मूवमेंट आया ना, ये कॉमन पॉइंट है, ये लिख के आना। फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड, ये भी कॉमन पॉइंट है। लिक्वर सोप वेयर पिकेटेड, ये सब कॉमन पॉइंट है। जो भी मूवमेंट आया सब में लिखना है ये सब पॉइंट। फीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, देखो ये भी कॉमन पॉइंट है। फीजेंट रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चौकीदारी टैक्सेस ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में आया था। ये आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं दिखेगा, चौकीदारी टैक्सेस, ठीक है। जो भी चौकीदारी टैक्सेस मतलब जो चौकीदार लोग थे ना उन लोगों को टैक्सेस नहीं देना है, क्योंकि चौकीदार कौन होते थे, ब्रिटिश के लोग होते थे ना, तो उनको चौकीदारी टैक्स नहीं देना है, इसलिए ये सब ऑर्गेनाइज किया गया था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में। तो ब्रिटिश का चिप बैठेगा ना, ये ब्रिटिश क्या करेगा, अब्दुल गफ्फार खान को जो पेशावर में सत्याग्रह कर रहे थे इनको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, इसको खान गफ्फार खान भी इसको फ्रंटियर गांधी से नाम से भी जानते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो अब्दुल गफ्फार खान जो है पेशावर, कहाँ पे, पेशावर अफगानिस्तान के एरिया में है, ठीक है। आज के अफगानिस्तान एरिया में वहाँ पे इन्होंने सत्याग्रह करे थे, वहाँ से ब्रिटिश ने इसको अरेस्ट कर लिया। तो गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट और एंटर द पैक विद इरविन, ठीक है। तो गांधी जी उसके बाद कुछ टाइम तक नॉन सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को होल्ड कर देते और उसके बाद फिर एक पैक्ट साइन करते, किसके साथ, इरविन के साथ, लॉर्ड इरविन के साथ। तो ब्रिटिश इरविन पैक्ट साइन होता है और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब, 5 मार्च 1931। तो गांधी जी एक पैक्ट साइन करेंगे, किसके साथ, गांधी लॉर्ड इरविन के साथ। अभी हम लोग देख रहे थे ना, लॉर्ड इरविन गांधी जी को बहुत मनाने की कोशिश किया था, फिर गांधी जी भी 11 डिमांड दिए थे, तो इसलिए गांधी जी इरविन के साथ पैक्ट साइन करते 5 मार्च 1931 में। तो गांधी जी हैड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इरविन बोलता है कि गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा और गांधी जी डिमांड किए कि टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, तुम पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर दो जेल से, ठीक है। तो गांधी जी का बात मान लेता है इरविन, इरविन का बात मान लेते हैं गांधी जी। तो जिसके कारण गांधी जी चले जाते हैं लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होता है, लंदन में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में चले जाते हैं गांधी जी और वहाँ पे अटेंड करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से गांधी जी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ हाथ नहीं आता है। तो फिर गांधी जी निराश होके इंडिया आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि खान, गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू सब जेल में हैं और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश ने। तो ब्रिटिश ने गांधी जी का खूब फायदा उठाया नहीं रहने का इंडिया में, ठीक है। तो इस तरीके से फिर गांधी जी वापस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है वो हम लोग को पढ़ना है। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, कैसे पार्टिसिपेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। रीच पीजेंट पहले हम लोग पढ़ेंगे रीच पीजेंट, ठीक है। पहला रीच पीजेंट, उसका दूसरा पढ़ेंगे पुअर पीजेंट, ठीक है। तो रीच पीजेंट क्या थे, दे वेर द प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। तो ये कमर्शियल क्रॉप, दे वेर द प्रोड्यूसर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप, ये कमर्शियल क्रॉप उगाते थे। दे वेर द वेरी हार्डली हिट बाय द इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1930 में उससे बहुत डिप्रेस थे ये। उसका ड्यू टू द डिप्रेशन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स वेयर फॉलन, तो डिप्रेशन जब आएगा 1929 में डिप्रेशन आया था ना, तो एग्रीकल्चर गुड्स बहुत ही प्राइस बहुत कम हो गया था एग्रीकल्चर गुड्स का। तो फार्मर्स को पैसे कैसे मिलेंगे, तो रीच फार्मर्स का इनकम जो है कम हो गया था, देयर इनकम वेयर डिक्रीज, ठीक है। और ये अनेबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी पे नहीं कर पाए थे रीच पीजेंट। सो दे वांटेड टू रिड्यूस द हायर रेवेन्यू, जो हायर रेवेन्यू था ना उसको कम करना चाहते थे, ठीक है। तो डिसअपॉइंटेड बाय द सीडीएम, लेकिन उसके बाद फिर ये डिसअपॉइंटेड हो गए थे नॉट सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट से, एज कॉल ऑफ इन 1931 में। सो रिलॉन्च जब रिलॉन्च हुआ ना सीडीएम 1932 में,
वापस से गांधी जी ने उसको लॉन्च किया, तो बहुत सारे जो रिच पीजेंट थे उन लोग पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे नॉन सिविल डिसोर्ड मूवमेंट में। ठीक है, उसके बाद फिर पुअर पीजेंट का क्या हालत था, तो पुअर पीजेंट लोग ने पार्टिसिपेट किया था क्या, तो देखो स्मॉल पीजेंट कल्टिवेटेड ऑन द लैंडलॉर्ड्स लैंड एंड इन रिटर्न दे पेड द रेंट। तो पुअर पीजेंट क्या, जो लैंडलॉर्ड्स के थे उनके लैंड में काम करते थे, ठीक है, और उनको रेंट देते थे और वैसे उन लोग जीते थे। एज डिप्रेशन कंटिन्यू, जैसे डिप्रेशन कंटिन्यू हुआ, सो स्मॉल पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेवेन्यू। देखो जैसे डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन मतलब अभी बताया आपको 1930 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था जिसके कारण एग्रीकल्चर प्राइस डिक्रीज हो गया था, तो पुअर पीजेंट भी तो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, जिसके कारण दे वर डिमांडिंग दैट लैंडलॉर्ड कैंसल देयर अनपेड रेंट। तो जितना भी रेंट पे नहीं कर पाए पुअर पीजेंट उनका सब कैंसिल करने को बोल रहे थे। सो द डिमांडेड लैंडलॉर्ड कैंसल देयर अनपेड रेंट, बट कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट दिस। लेकिन कांग्रेस ने ये सबको सपोर्ट नहीं किया। क्यों, नो रेंट कैंपेन एज माइट अपसेट द लैंडलॉर्ड्स। क्यों, क्योंकि इससे लैंडलॉर्ड्स को अपसेट हो जाएगा ना, इसलिए कांग्रेस ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए पुअर पीजेंट लोग ने भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था सिविल डिसोर्ड मूवमेंट में, लेकिन थोड़ा सा किया था, ज़्यादा नहीं किया था। अब देखते हैं बिजनेस क्लास, थर्ड है हमारा बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वालों ने कैसे किया, तो देखो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ मेड सच पॉलिसी दैट द रेस्ट्रिक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी बनाया था कि बिजनेस क्लास लोग बिजनेस कर ही नहीं पा रहे थे। सो इसलिए उनको भी ये पॉलिसी को रिमूव करना था और बिजनेस अच्छे से करना था, ठीक है, जिसके कारण इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स का इम्पोर्ट हो रहा है भाई वो कम अमाउंट में इम्पोर्ट हो, ताकि इंडियन का जो इंडियन बिजनेस क्लास का जो गुड्स है वो इंडियन यूज़ कर सके, ठीक है। तो इसके कारण दो फेडरेशन वे फॉर्म, टू फेडरेशन फॉर्म किया गया। पहला क्या था, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920 फॉर्म किया गया। दूसरा फिक्की, फिक्की 1927 में फॉर्म किया गया। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्म किया गया, ठीक है। और बिजनेस क्लास लीड लाइक परसोत्तम दास और परसोत्तम ठाकुर दास और जीडी बिरला, इन लोग ये सब को चला रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस क्लास लोग ने भी पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में। अब हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास लोग क्या किए थे। तो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो इंडस्ट्री में काम करते थे वो, तो नॉट पार्टिसिपेट इन सीडीएम एक्सेप्ट नागपुर सीजन। तो इन लोग ने पार्टिसिपेट किया क्या, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट किया, नहीं पार्टिसिपेट किया, सिर्फ नागपुर रीजन में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है। तो देयर मूवमेंट वॉज अगेंस्ट लो वेजेस, देयर मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द लो वेजेस। इनका मूवमेंट क्या था कि लो वेजेस हमारा तो उसको इंक्रीज करना है। पुअर वर्किंग कंडीशन, देखो इंडस्ट्री वाले लोग आते थे काम करते थे तो 10x10 के रूम में रहते थे, फेमाइन फिर डिजीज बहुत सारा होता था ना, तो उनके अगेंस्ट में ये सब ये चाहते थे कि हमारा जो पुअर वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा हो जाए, लो वेजेस जो है वो इंक्रीज जाए। लेकिन कांग्रेस इनको सपोर्ट नहीं करेगा। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द वर्कर। क्यों, क्योंकि इसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो जीडी बिरला है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर है, ये सब को पसंद नहीं आएगा ना, क्योंकि ये सब इंडस्ट्रियल लोग हैं। और कांग्रेस अगर वर्कर को सपोर्ट करेगा तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए कांग्रेस ने ही वर्कर लोग को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद फिर वुमेन्स कैसे पार्टिसिपेट किए, वुमेन्स कैसे पार्टिसिपेट किए, तो ड्यूरिंग द डांडी मार्च 1000 ऑफ वुमेन्स घर से बाहर आए और गांधी जी के साथ रहे, और बहुत सारे वुमेन्स तो पार्टिसिपेट किए थे साल मैन्युफैक्चरिंग में, और जैसे कि एग्जांपल सरोजनी नायडू, ठीक है। उसका फिर लिमिट ऑफ द सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट का लिमिटेशन क्या था, तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप, सारे के सारे सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जिसमें से दलित और मुसलमान पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अब दलित पार्टिसिपेट नहीं किए थे तो दलित, तो पहले हम लोग दलित का पढ़ेंगे, उसका फिर मुसलमान कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का पढ़ेंगे। तो देखो दलित ने सब पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कांग्रेस हैज इग्नोर द दलित बिकॉज ऑफ ऑफेंडिंग द हाई क्लास हिंदू, हाई क्लास हिंदू ऑफेंड ना हो जाए इसलिए ने कांग्रेस ने दलित को सपोर्ट ही नहीं किया था। तो लेकिन गांधी जी सपोर्ट किए थे दलित को, और दलित के लिए क्या, दलित को क्या बोलते थे गांधी जी, हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलते थे गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी बिलीव करते थे स्वराज वुड नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड,
तो दलित ने क्या डिमांड किया था? दलित डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। और दलित के सबसे बड़ा लीडर कौन है? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। इन्होंने फॉर्म किया था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में। डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में फॉर्म किया था 1930 में, और दलित के लिए राइट मांग रहे थे, ठीक है। और लेकिन दलित लोग क्या डिमांड करते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है कि दलित को वोट करने वाला सिर्फ दलित होगा और हिंदू मुसलमान कोई नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो दलित लोग सेपरेट इलेक्टोरेट करे तो गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट इंडिया में नहीं आना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि अंबेडकर जी को कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट मत लाओ इंडिया में, उससे कम्युनलिज्म होता है। इसीलिए हम लोग आपको दलित का जो सीट है ना वो इंक्रीज कर देंगे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। जिसके कारण एक पैक्ट साइन हुआ अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, जिसका नाम था पूना पैक्ट। सितंबर, डेट याद रखना 1932 में हुआ था, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो पूना पैक्ट साइन हुआ किसके बीच में? अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में। किसके बीच में? अंबेडकर जी गांधी जी के बीच में। और इसने डिप्रेस क्लास को रिजर्व सीट करवा दिया, सेपरेट इलेक्टोर को रिजेक्ट कर दिया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ने सेपरेट इलेक्टोर को रिजेक्ट कर दिया और क्लास और रिजर्व सीट कर दिया डिप्रेस क्लास के लिए इन द प्रोविंशियल एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म कर दिया। और कितना सीट इंक्रीज किया था? 78 सीट से 149 सीट रिजर्व किया था। और वो आपको पढ़ना है नहीं। उसके बाद फिर मुस्लिम कम्युनिटी का क्या था? तो देखो मुस्लिम कम्युनिटी कैसे पार्टिसिपेट क्यों नहीं की? क्योंकि हिंदू में हिंदू सभा उस टाइम थे और मुसलमान में मुस्लिम लीग था, ठीक है। इन दोनों के बीच में टेंशन रहता था क्योंकि हिंदू सभा जो हिंदुत्व सोसाइटी था ना, इसीलिए। और मुस्लिम लीग चाहता था कि मुस्लिम लीग का एक जो लीडर था मोहम्मद अली जिन्ना, उसने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखो ये भी डिमांड कर रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट, तो गांधी जी के सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे ना। गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे, बट कांग्रेस प्लस जिन्ना एग्रीड अपॉन द जॉइंट इलेक्टोरेट। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ थे कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ज्वाइंट इलेक्टोरेट को लाया। बट कांग्रेस एंड जिन्ना एग्रीड अपॉन द ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मतलब जो भी मुस्लिम खड़ा होगा इलेक्शन के लिए उसको हिंदू भी वोट करेगा और मुसलमान भी वोट करेगा। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। मुसलमान को सिर्फ मुसलमान वोट नहीं करेगा, हिंदू को सिर्फ हिंदू वोट नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से ज्वाइंट इलेक्टोरेट लाया ऑन सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशन क्या था? मोहम्मद जिन्ना बोला कि रिजर्व सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक रिजर्व सीट होना चाहिए सेंट्रल असेंबली में, और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। जैसे बंगाल और पंजाब में मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है तो उसका रिप्रेजेंटेशन मुसलमान का ज़्यादा होना चाहिए, हिंदू का कम होना चाहिए। और सीट को रिजर्व करो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, सेंट्रल असेंबली में सीट को रिजर्व करो मुसलमान के लिए। तो ये दोनों को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से इसलिए मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था नॉन सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट में, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब तुम्हारे बुक में बॉक्स 1 में दिया हुआ है, बॉक्स 1 जब पढ़ोगे उसमें दिया हुआ है कि 1928 में, अब देखो जैसे ही गांधी जी को जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में गांधी जी को जब पकड़ के जेल में डाल दिया गया ना, उसी बीच में भगत सिंह ये सब जो है ना, ये सब आए, लाइमलाइट में आए। और इसलिए इसके कारण 1928 में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जिसका नाम है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। HSRA फॉर्म हुआ था कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है ना, फिरोज शाह कोटला में जो दिल्ली में है वहाँ पे हुआ था, जिसका नाम आज फिरोज शाह कोटला का नाम बदल दिया है और बदल के क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंड हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन दोनों सेम है, वो फॉर्म हुआ था। और उसके लीडर कौन थे? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। देखो अजय नहीं है, अजय है, सही है, बंगाली नाम है ना, बंगाली ऐसे लिखते थे, अजय घोष। तो अप्रैल 1929 में, यही अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यही ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, इन लोग ने ही बॉम्ब फेंक दिया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। बस आपको इतना ही पढ़ना है इसमें। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव
बिलोंगिंग। कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस है हमारे बीच में, हमारे जो कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस कैसा आया। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्ट्रगल, हमारे बीच में यूनाइटेड स्ट्रगल था ना, इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस लेना था। उसका कल्चरल प्रोसेस, पीपल स्टार्टेड रिलेटिंग विद द कल्चर बाय द फोक सॉन्ग, हमारा कल्चर हम फोक स्टोरी से रिलेट करने लगे, जैसे महाभारत रामायण ये सब से रिलेट करने लगे। ठीक है, तो कल्चर प्रोसेस, पीपल स्टार्टेड द रिलेटिंग विद द कल्चर बाय फोक स्टोरी, फोक सॉन्ग वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद, ये सब के कारण उसका रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज हुआ, तो उसके कारण कल्चर प्रोसेस हुआ, जिससे हमारा कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस सेंस आया हमारे अंदर। ठीक है, तीसरा फिगर एंड इमेज, जैसे जर्मनी में जर्मेनिया फिगर था, फ्रांस में पढ़े थे आप मैरियनी फिगर था, जर्मनी में जर्मेनिया फिगर था। वैसे ही इंडिया में भारत माता फिगर बनाया गया। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता, भारत माता का फर्स्ट इमेज बनाया, और इन्होंने लिखा था रॉड द वंदे मातरम, वंदे मातरम इन्होंने लिखा था। और इन्होंने ये जो वंदे मातरम इसको इंक्लूड किया था अपने नोवेल में, जिसका नाम था आनंद मठ। इसको इन्होंने 1882 में लिखा था, इसको आनंद मठ को 1882 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, ये नोवेल मत में इन्होंने वंदे मातरम को ऐड भी किया था। तो वंदे मातरम संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और जब स्वदेशी मूवमेंट होता है ना 1905 में, तो उस टाइम वंदे मातरम बहुत गाया गया था। ठीक है, उसका फिर रविंद्रनाथ टैगोर जो वो पेंट किए थे इमेज ऑफ द भारत माता, भारत माता का इमेज कैसे होना चाहिए, तो आप बुक में देखना भारत माता का इमेज देखो कैसे होना चाहिए, वो पूरा बुक में दिया हुआ है इमेज। ठीक है, उसके बाद फिर फ्लैग बनाया गया, इंडिया का एक फ्लैग बनाया गया। ठीक है, तो फ्लैग क्या करता है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाता है पीपल के अंदर। तो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एक ट्राई कलर का फ्लैग बनाया गया था, जिसका नाम था ग्रीन येलो और रेड। ठीक है, तो उसमें 3 कलर थे, ग्रीन येलो रेड। वो डिजाइन विद 8 लोटस, 8 लोटस थे, ऊपर 8 लोटस थे, और 8 लोटस क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, 8 प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिर 1921 में भी एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, जो गांधी जी ने बनाया था, जिसके अंदर रेड ग्रीन एंड वाइट था। ठीक है, और उसके एक बीच में उसके था स्पिनिंग व्हील था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था सेल्फ हेल्प, है ना। इन द सेंटर स्पिनिंग व्हील था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था सेल्फ हेल्प। ठीक है, ओ हो। ठीक है, तो देखो फ्लैग में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम ट्राई कलर फ्लैग था, ग्रीन येलो रेड, वॉज डिजाइन विद 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और 1921 में ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था, गांधी जी ने इसको बनाया था, ग्रीन रेड ग्रीन वाइट कलर का था, और बीच में स्पिनिंग व्हील था। ठीक है, इन द सेंटर विच रिप्रेजेंट द सेल्फ हेल्प। अब 6 क्या है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इंडियन बिगेन वो लुकिंग इनटू द पास्ट, अब इंडियन ने अपने पास्ट को देखना चालू किया, टू डिस्कवर द इंडिया ग्रेट अचीवमेंट, इंडिया का ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि एंसेंट इंडिया देखना चालू किया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एंसेंट टाइम विद द आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, जैसे हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मौर्यन आर्किटेक्चर, गुप्त आर्किटेक्चर, है ना, हर्षवर्धन आर्किटेक्चर। फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स, पुराने ज़माने में साइंस, जैसे आर्यभट्ट का जो साइंस लिखा था, वराहा मीरा का साइंस लिखा था, बृहत संहिता साइंस लिखा था। फिर रिलीजन, हमारा रिलीजन बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, फिर सैविज़्म हो गया, शक्तिज़्म हो गया, है ना, ऐसा बहुत सारा रिलीजन। हमारा कल्चर, फिर लॉ, हमारा लॉ, उसके बाद हमारा फिलॉसफी, हमारा क्राफ्ट, हमारा ट्रेड, ये सब फ्लोराइड हुआ था, ये सबको री इंटरप्रेट करने लगे हिस्ट्री से, और ब्रिटिश को बोलने लगे ब्रिटिश इन्फीरियर है, और इंडिया का जो कल्चर है वो सुपीरियर कल्चर है। ठीक है, बस ये उसका एक लास्ट टॉपिक तुम्हारे बुक में दिया है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। अब देखो हम लोग ने सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट पढ़ा था, 1932 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1942 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तुम्हारे बुक में लास्ट में बॉक्स में दिया हुआ है। वाई क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन क्या है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था इंडिया में,
इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन ये भी डोमिनियन स्टेटस की बात करता है, इसलिए फेल हो गया था। तो आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। और इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार टू, इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार टू के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट लाया गांधी जी ने। तो वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑन 14 जुलाई 1942 में 14 जुलाई 1942 में पास किया हिस्टोरिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को क्या किया था, पास किया था, और डिमांडिंग द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। और क्या डिमांड किया था, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर को इंडिया को, ठीक है। लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एंडोर्स करती है जो रिजोल्यूशन पास किया था ना, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वर्धा में, इसको एंडोर्स कर देती है, इसको मतलब साइन कर देती है। एंडोर्स करना मतलब साइन कर देती है। साइन द रिजोल्यूशन विच कॉल फॉर द, और बोलती है कि अब नॉन वायलेंस मास स्ट्रगल होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। और गांधी जी ने यही मूवमेंट में डू और डाई का स्लोगन दिया था, करो या मरो। और यहाँ पे फिर हड़ताल, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेसन, स्लोगन, नेशन वाइड सॉन्ग, कांग्रेस नेशनल सॉन्ग, ये सब गाया गया। उसका जयप्रकाश, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन किया था, तो जयप्रकाश नारायण पार्टिसिपेट किए थे, अरुणा असफ अली पार्टिसिपेट किए थे, और राम मनोहर लोहिया पार्टिसिपेट किए थे। और अरुणा असफ अली पता है ना, ये अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे। अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे, ठीक है। अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे। ये सब बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है। और फिर वुमेन में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, मातंगिनी हजरा इन बंगाल में मातंगी हजरा थी, वो पार्टिसिपेट की थी। फिर आसाम में कनकलता बरुआ वो पार्टिसिपेट की थी। और उड़ीसा में रमा देवी वो पार्टिसिपेट की थी क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो इस तरीके से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में इतना ही पढ़ना है, आपकी बुक में इतना ही दिया है बस, ठीक है। और अरुणा असफ अली ये अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे, अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे, ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो। और भी एक और नाम है जिसका नाम है उषा मेहता, उषा मेहता, ठीक है। उषा मेहता भी अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे, ठीक है। इन लोग अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे, इन लोग बहुत बड़े लीडर थे, ठीक है। इन लोग अंडरग्राउंड रेडियो चलाते थे। तो इस तरीके से आपका ख़त्म हो जाता है सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अब आप अच्छे से पढ़ाई करो, और आपको इसका जो नोट्स है, आपको नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10 चैप्टर 2 का जो नोट्स है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाना और वहाँ पे से ये डाउनलोड कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करके इसको पीडीएफ बना लेना, प्रिंट आउट करवा के पीडीएफ से, और इसको रख लेना, और यही पढ़ के जाना है बस। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला एग्ज़ाम में, क्योंकि बोर्ड में बुक के बाहर कुछ नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए चलो अब पढ़ाई करो अच्छे से, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और उसमें मैं पूरा 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब देने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे सब आएगा, ठीक है। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 डाल रहा हूँ, कल मैं 3 डालूंगा, ऐसा करके पूरा हिस्ट्री, पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब पढ़ाऊँगा, ओके। इस तरीके से आप अच्छे से पढ़ो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छे से पढ़ाई करो, और आउट ऑफ मार्क्स आना है 100 और 100। हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है, ओके। थैंक यू।